हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द केसी नंदन एकेडमी में, अपनी दोस्त मुक्ता के साथ एक नए टॉपिक में जिसका नाम है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बीएनएस का सेक्शन 314 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन बीएनएस में कहीं भी डिफाइन नहीं है, बात हुई है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन की सेक्शन 314 में। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine। जो कोई डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट और कन्वर्ट करता है, यानी कि बेईमानी से किसी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, उसको या तो परिवर्तित कर लेता है यानी कि कन्वर्ट कर लेता है, या मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है यानी कि उसका दुर्विनियोग यानी कि एक उसका दुरुपयोग कर लेता है उस प्रॉपर्टी का, टू हिज ऑन यूज, अपने यूज के लिए, शैल बी पनिश्ड, उसका पनिशमेंट क्या होगा तब 6 मंथ्स का उसका पनिशमेंट होगा, जो एक्सटेंड हो सकता है 2 ईयर्स तक, और उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। Only movable property can be the proper subject matter of an offence under this section। जो movable property ही है वही subject matter होगा criminal misappropriation और breach of trust के अपराध के लिए। इसका explanation first है, a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section। कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का मिसएप्रोप्रिएशन किया है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन किया है सिर्फ एक बार के लिए, तो वो भी इस सेक्शन में मिसएप्रोप्रिएशन माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन है, ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जी बियरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जी pledges it with a banker as a security for a loan, intending at a future time to restore it to Z। A has committed an offense under this section। A जो है, A को Z का एक गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट मिलता है, वो जिस पर, जो कि ब्लैंक होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। ए जानता है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये जी को बिलोंग करता है, ये जी का है, लेकिन फिर भी वो एक बैंकर को उसे एज अ सिक्योरिटी जमा कर देता है अपने लोन की, है ना। और उसकी इंटेंशन ये होती है कि फ्यूचर में जब वो अपना लोन पूरा कर देगा तो जो ये उसका जो प्रॉमिसरी नोट है जी का, वो उसको लौटा देगा। तो यहाँ पर ए ने क्या अपराध किया है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध किया है। एक्सप्लेनेशन 2, a person who finds property not in the possession of any person and takes such property for the purpose of protecting it or of restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offence, but he is guilty of the offence above defined if he appropriate to his own use when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it। What are the reasonable means or what is reasonable time in such a case is a question of fact। It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property or that any particular person is the owner of it। It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found। या एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पड़ी हुई मिल जाती है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन के किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन में नहीं है, तो वो पर्सन क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या इसलिए कि जब इसका ऑनर मिल जाएगा तो मैं उसको ये वापस कर दूंगा, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का कोई मिसएप्रोप्रिएशन यानी कि कोई दुर्विनियोग भी नहीं करता, ठीक है। और क्या करता है, तो वो यहाँ पर इस अपराध का दोषी नहीं होगा, लेकिन वो इस अपराध का दोषी कब हो जाएगा, जब वो उसे अपने पर्सनल यूज के लिए मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है और वो जानता है, ठीक है, और वो जानता है कि इसका ऑनर कौन है, या
उसके पास एक सफिशिएंट मीन्स होते हैं कि वो एक रीजनेबल टाइम में या रीजनेबल मीन्स के द्वारा उसके ऑनर को डिस्कवर कर सकता है या उसके ऑनर को नोटिस भेज सकता है कि आपकी XYZ जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे पोजेशन में है। ठीक है। व्हाट आर रीजनेबल मीन्स और इसमें रीजनेबल मीन्स और जो रीजनेबल टाइम की बात की गई है वो क्या की गई है कि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, वो पर्टिकुलर केस टू केस डिपेंड करेगा। यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो फाइंडर है यानी कि जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है, ये उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह जानता हो कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है या कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको ये पता हो कि नहीं इस प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो ये पर्टिकुलर पर्सन ही है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही सफिशेंट है, यहाँ पर ये बस इतनी ही बात पर्याप्त है कि जब वो उस प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट कर रहा हो तो उसको पता हो कि ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है और उसने गुड फेथ में ऐसा किया हो। और कब किया हो? जब उसको रियल ऑनर नहीं मिला हो। सपोज किसी को पैसे पड़े हुए मिले रोड पर, ठीक है। हाँ, इसका एक बेस्ट एग्जांपल यही है कि किसी को रोड पर कुछ पैसे पड़े हुए मिले, अब उसने उन पैसों को उठा लिया, वो किसी के पोजीशन में नहीं थे, उस ए ने उन पैसों को उठा लिया इस इंटेंशन से कि अगर यहाँ पर कोई अपने पैसे ढूंढते हुए आएगा या कोई पूछेगा कि यहाँ आपको भाई साहब पैसे पड़े हुए मिले तो मैं उसको वापस कर दूंगा। उसकी कोई और उसकी ये भी नहीं थी कि इन पैसों को उठाकर उस टाइम पर जब उसने उन पैसों को उठाया उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इनका दुरुपयोग करूंगा या इन्हें अपने पर्सनल यूज़ में ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक वो इस अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उन पैसों को अपने यूज़ में ले लेगा वो मिस एप्रोप्रिएशन का दोषी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ये है कि जब उसको ये पैसे मिले, ठीक है, तो उसने उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करी। जैसे सपोज किसी का पर्स पड़ा हुआ मिला, उसमें कुछ पैसे भी थे, जिसका कोई आईडी कार्ड था और उसने उस आईडी कार्ड को देखकर उसका नाम बोलकर उसे ढूंढने की कोशिश की हो कि यहाँ मुझे ऐसे पर्स पड़ा मिला है, इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ये उसका पर्स है, ये वो। लेकिन उसको उस टाइम पे कोई नहीं मिला। उसने उस पर्स को अपने पास रखा कुछ टाइम तक कि अगर कोई मुझे इसका ऑनर आएगा ढूंढता हुआ या कोई पूछेगा या मुझे कोई मिल जाएगा इसका ऑनर तो मैं उसको ये वापस कर दूंगा। एक रीजनेबल टाइम होगा, लेकिन उसे इस तरीके का कोई ओनर जो है उसका वो नहीं मिला। फिर उसने क्या करा, उसमें जो पैसे थे उसने यूज़ में ले लिए। तो यहाँ पर वो मिस एप्रोप्रिएशन का दोषी नहीं था, लेकिन जब वो उन पैसों को यूज़ कर रहा था तब उसको पता था कि इनके पैसे मेरे नहीं हैं और मैं इन पैसों का यूज़ गुड फेथ में कर रहा हूँ। मैंने इसके रियल ओनर को ढूंढने की कोशिश की थी, वो नहीं मिला है। एक्सप्लेनेशन 2 ये बात करता है। इसमें आगे केस आता है राजा हुसैन केस 1904 का। B and C were on the railway platform. B had a ticket from Allahabad to Delhi and C had a ticket from Allahabad to Kanpur. B and an illiterate woman handed her ticket to C in order to ascertain whether she has the right ticket. C, under the pretense of returning B's ticket, substituted that with his own ticket and kept B's ticket. C was held liable for criminal misappropriation. यहाँ पर B और C दो व्यक्ति हैं, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर है। B के पास इलाहाबाद से दिल्ली जाने तक का टिकट है, C के पास इलाहाबाद से कानपुर जाने का टिकट है। और यहाँ पर जो बी है वो एक अनपढ़ महिला है, वो सी को अपना ये टिकट दिखाती है ये चेक करने के लिए कि देखो जी मैंने सही टिकट तो खरीदा है ना। अब सी क्या करता है, उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाता है और जो बी का टिकट होता है उसको अपने टिकट से बदल देता है। तो यहाँ पर सी ने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध किया है। नेक्स्ट है इसमें टॉनसन का केस। अ लेडी इंटेंडिंग टू बाय अ रेलवे टिकट फाइंडिंग अ क्राउड एट अ टिकट्स विंडो आस्क्ड ए हु वाज नियरर टू विंडो टू परचेज द ticket for her and handed him a 10 rupees note. A took the note intending to steal it and instead of buying a ticket with the money ran away with it. A was held liable for criminal misappropriation. यहाँ पर ए एक लेडी है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी, वो टिकट विंडो तक पहुँचने में असमर्थ थी। तो वो क्या करती है, जो विंडो के पास में एक आदमी खड़ा होता है उसको अपना 10 रुपये का नोट देके ये कहते हैं कि भाई साहब जब आप अपना टिकट खरीद रहे हैं तो मेरा भी टिकट खरीद लीजिएगा। अब वो भाई साहब क्या करते हैं, वो भाई साहब 10 रुपये का नोट उसका रखकर और अपना टिकट खरीद कर फरार हो जाते हैं। तो उनकी इंटेंशन वहाँ पर उस पर्सन की क्या इंटेंशन थी कि वो उसके पैसे चुराए और भाग जाए, और वो ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर ए किसके लिए लायबल होगा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए लायबल होगा, यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग के लिए
लायबल होगा। सेक्शन 315 ये बहुत अच्छा सेक्शन है। ये बात करता है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any property knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years. सेक्शन 315 यानी कि 315 किस प्रॉपर्टी की बात करता है? कोई व्यक्ति है, वो मर गया है, जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई है उसने जो जो प्रॉपर्टी उसके पास थी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का किसी दूसरे पर्सन ने मिसयूज कर लिया, मिसएप्रोप्रिएट कर लिया, तो वो सेक्शन 315 में लाइबल हो जाएगा। अब इसे आम भाषा में समझते हैं कि सेक्शन 315 क्या कह रहा है। जैसे सपोज किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, या किसी पर्सन को अचानकली हार्ट अटैक आ गया, या उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और उसने काफ़ी गोल्ड पहना हुआ है, गोल्ड की चीज़ें हैं उसके पास, पर्स वर्स है, आईफोन वगैरह कुछ महंगी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उस पर्सन को या तो हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, या जो पर्सन रोड पे पड़ा है उसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई और व्यक्ति क्या करता है, उस पर्सन का जो भी उसने चीज़ें कैरी कर रखी होती हैं, लाइक गोल्ड की रिंग, चेन, इस टाइप से कुछ जो भी महंगी चीज़ें होती हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो उस पर्सन की बॉडी में से निकाल लेता है। उसकी रिंग्स, उसकी चेन वगैरह, उसका पर्स, मोबाइल, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ है वो सब निकाल लेता है, और उस पर्सन की उस टाइम पे डेथ हो चुकी होती है, तो वो सेक्शन 315 के अंतर्गत जो है वो लायबल हो जाएगा। उसने सेक्शन 315 वाला अपराध किया है। तो यहाँ पर उसकी सज़ा क्या होगी? उसकी सज़ा होगी 3 साल तक की और फाइन होगा। लेकिन जो अफेंडर है, जिसने ये अपराध किया है, वो क्या है? वो एम्प्लॉयड था। जो पर्सन मर गया उसी के द्वारा एम्प्लॉयड था, उसका कोई क्लर्क था या उसका कोई नौकर था, तो उसका जो कारावास है वो 7 साल तक के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। जैसे कि किसी कंपनी का मालिक है, ठीक है, या कोई मालिक है जिसकी घर में मृत्यु हो गई और उसके घर में काफ़ी सारे नौकर चाकर हैं, तो उसने देखा कि साहब तो मर गए और साहब ने जो अंगूठी वगैरह पहन रखी थी, नौकर ने वो उनको बाकी लोगों को तो बाद में इन्फॉर्म करा, उसने मालिक की जो भी अंगूठियाँ वगैरह, चेन वगैरह, जो भी उसने कीमती चीज़ें रखी हुई थी वो सब निकाल लिया। तो यहाँ पर वो एम्प्लॉयड था, उस डिसीज पर्सन के द्वारा उसके यहाँ काम करते थे, तो उसके क्लर्क या सर्वेंट थे। तो अगर वो इस तरीके के भरोसेमंद लोग इस तरीके का अपराध करते हैं डिसीज के साथ, तो उनका कारावास 7 साल तक का हो सकता है। सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, जिसे आपराधिक न्यासभंग भी कहते हैं। Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or convert to his own use that property, dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। जो कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है, यानी कि उसको कोई प्रॉपर्टी दे दी गई है, ठीक है, और वो उस प्रॉपर्टी पर अब उसकी एक डोमिनियन पावर आ गई है, यानी कि उसका एक आधिपत्य आ गया, उसका अधिकार आ गया इस प्रॉपर्टी पर, और वो क्या करता है, अब उस प्रॉपर्टी को क्या डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है, यानी कि बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर देता है, उसका दुरुपयोग करता है, या उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लेता है, परिवर्तित कर देता है ना, या उसका बेईमानी तरीके से उसका इस्तेमाल करता है प्रॉपर्टी का, या उसे विधि विरुद्ध तरीके से उस प्रॉपर्टी को नष्ट कर देता है, या अगर जो व्यक्ति उसको वो प्रॉपर्टी देकर गया है उससे कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो उसका चाहे वो एक्सप्रेस हो या जो इम्प्लाइडली हो, वो उसका भी वायलेशन कर देता है। और वो ऐसे इसलिए करता है
कि जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको विलफुली सफ़र हो, मतलब कि जानबूझकर उसको परेशान करने के लिए इस तरीके करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड वेदर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 or not, who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in a violation of the said law shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid। ये यहाँ कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी स्थापना का नियोजक होते हुए, यानी कि एक पर्सन है वो उस किसी कंपनी का एम्प्लॉयर है, ठीक है। एम्प्लॉयर वो हो गया जो कर्मचारियों को रखता है कंपनी में, ठीक है। वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में। उसको मतलब ये अधिकार है कि जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी उसके भत्ते होते हैं, जो भी उनके वेजेस होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को पेबल होते हैं, ठीक है, उससे कोई पैसा कटता है। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी है, उसमें कुछ मज़दूर काम करते हैं, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मज़दूर जो भी काम करते हैं, जो भी उस फैक्ट्री के या कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, उनका कोई उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। और वो अमाउंट कौन डिडक्ट करता है? एम्प्लॉयर, यानी कि उस कंपनी का नियोजक वो डिडक्ट करता है उनका जो भी वो कंट्रीब्यूशन। और वो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उन्हीं की उसकी पेंशन्स के लिए या उनके फंड का पैसा होता है, ठीक। अब उसमें वो क्या करता है, एम्प्लॉयर उनका जो फंड का पैसा है वो उनको नहीं देता, वो उनको एम्प्लॉयज़ को नहीं, उनकी जो सैलरी से वो पैसा कट रहा है वो एम्प्लॉयर उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले लेता है, उसको डिसऑनेस्टली यूज़ कर लेता है उस अमाउंट को, और जो उन कर्मचारियों का जो पैसा कट रहा था वो उनको नहीं देता। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, यानी कि जो कर्मचारी जो अपना पैसा अपनी तनख्वाह से कटवा रहे थे एम्प्लॉयर से, अब एम्प्लॉयर वो पैसा कर्मचारियों को दिए बिना उस पैसे को अपने ऊपर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बेईमानी से उसको यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर ये है कि जो उनका पैसा उसको एम्प्लॉयर द्वारा जो काटा जा रहा था, यानी कि वो अपना पैसा उसको एंट्रस्ट ही तो कर रहे थे, तो यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज फॉर credit to the employees state insurance fund and held administered by the employees state insurance established under the employees state insurance act 1948 shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in a violation of the said act shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid। ये भी इसी तरीके से है कि कोई पर्सन है जो एम्प्लॉयर है, वही है जो कर्मचारियों को रखता है, वो कर्मचारियों से उनका कोई कंट्रीब्यूशन जो है उसको डिडक्ट करता है उनके वेजेस में से जो उनको पेएबल है, यानी कि उनको देय योग्य है, ठीक है। वो कंपनी और वो जो पैसा जो जाना था वो कहाँ जाना था? वो एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस में जाना था। उनका स्टेट इंश्योरेंस फंड था, वो पैसा उसमें जाना था, जो कंपनी के द्वारा उनका कंपनी के द्वारा जो उनका स्टेट इंश्योरेंस कराया गया था, वो पैसा उसमें कट के जाना था। अब यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर को वो अमाउंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही तो मिली हुई है। अब एम्प्लॉयर वो अमाउंट एम्प्लॉयज़ को दिए बिना उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है, उसको डिसऑनेस्टली यूज़ कर लेता है उस अमाउंट को। कंपनी वो जो फंड का पैसा है वो एम्प्लॉयज़ को नहीं देता। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि उसने उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है, तो उसने वायलेशन किया है इस लॉ का।
इसका क्लॉज 2 ये कहता है whoever commits criminal breach of trust of shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or both। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध करता है उसको 5 साल तक का कारावास दिया जाएगा या जुर्माना या दोनों भी दिया जा सकता है। whoever being entrusted with property as a carrier warfinger or warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property। क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी को प्रॉपर्टी दी गई है एज अ कैरियर, जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होते हैं उनसे माल लोड करवाते हैं, ठीक है, हम अपना माल ही तो भेजते हैं कि भाई ये माल कंपनी का, हमारा ये माल उस जगह पर पहुंचा देना। अब वो जो कैरियर एजेंसी होती है, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, पता चला उन्होंने बीच में से हमारा माल ही गायब कर दिया। ये जो भी वेयर हाउस कीपर होते हैं, हम मतलब कि कोई भी जो गोदाम होता है उसमें जो भी कर्मचारी होते हैं उस गोदाम के सामान की रखरखवाली करने के लिए उसका जो भी सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उस माल का क्या करता है, उस माल को क्या कर लेता है कि डिसऑनेस्टली यूज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि उसने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया है और उसका पनिशमेंट कितना होगा, उनका पनिशमेंट 7 साल तक का और फाइन भी हो सकता है। whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant and being in any manner entrusted in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब ये यहाँ क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो या तो क्लर्क है, ठीक है, या एम्प्लॉयड है उस किसी कंपनी में, या उनका क्लर्क या सर्वेंट है एम्प्लॉयर का, ठीक है। अब वो क्या करता है, उनको कोई प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो है उनकी कैपेसिटी की उनको एंट्रस्ट की गई है या उनको कोई प्रॉपर्टी पर डोमिनियन पावर दी गई है कि अब आप इस प्रॉपर्टी का रख रखाव करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रॉपर्टी का अगर डिसऑनेस्टली यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर ये माना जाएगा तो उनका भी अपराध क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का माना जाएगा और उसका पनिशमेंट क्या होगा, वो 7 साल तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना, और जुर्माना भी उन पर लगाया जाएगा। क्लॉज 5 ये कहता है कि whoever being in anywhere entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant in way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agents commits criminal breach of trust, that property shall be punished imprisonment for life or with imprisonment of jurisdiction for a term either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब कोई पब्लिक सर्वेंट जो है, जैसे कि बैंक मैनेजर हो गया या कोई मर्चेंट हो गया, ठीक है, या किसी फैक्ट्री का कोई मालिक हो गया या कोई ब्रोकर हो गया, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी हो गया या किसी का कोई एजेंट हो गया, वो इस तरीके का अपराध करता है तो उसका दंड क्या होगा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का कारावास हो सकता है या 10 साल तक का कारावास हो सकता है और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आगे इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन में अंतर बताया गया है। पहला अंतर है इसमें, इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर इज कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ पर्सन इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, द प्रॉपर्टी इज एंट्रस्टेड टू हिम। इन केस ऑफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज द मिसएप्रोप्रिएशन मे कम इन एनी वे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी का कन्वर्जन किया जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन किया जाता है, वो उस पर्सन द्वारा उस एक फिड्यूशियरी कैपेसिटी में किया जाता है, यानी कि मतलब कि जब उसको प्रॉपर्टी दी गई है वो उसका प्रयोग, जो उसका कन्वर्जन करता है, उस प्रॉपर्टी को परिवर्तित करता है, वो एक फिड्यूशियरी यानी कि एक विश्वास योग्य रिश्ते के रहते हुए भी प्रत्येक क्षमता के अंतर्गत उसका रूपांतरण करता है। इनके और जबकि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में वो प्रॉपर्टी का कन्वर्जन या मिसएप्रोप्रिएशन किसी भी वे में कर सकता है। पॉइंट 2 है कि इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है जो कि पार्टीज के बीच में, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइडली भी हो सकती है। जबकि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में कोई ऐसा ना तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ना ही फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। In criminal breach of trust, the offender is lawfully entrusted with the property
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अफेंडर को जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो लॉफुली दी जाती है और वो उसका डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करता है या उसको विलफुली सफर करता है, यानी कि जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करता है। जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं हो, मिसएप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। In criminal misappropriation, the property come into the possession of the offender by some casualty or accidentally or otherwise. Then it is converted by his to his own. Misappropriation में जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो ऑफेंडर को प्रॉपर्टी दी नहीं जाती है, उसे बाई चांस या एक्सीडेंटली या कैजुअली मिल जाती है जिसे वो अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू।